चलो आगे देखो। ठीक, चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेश वर्णन पूरा विस्तार से हो गया। आवेश के प्रकार क्या होते हैं हमने देखा। कितना चार्ज, जितना आवेश प्रोटॉन पर, उतना आवेश किस पर है? इलेक्ट्रॉन पर है। बस प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ एक बात, बहुत सबसे विशेष बात है कि पूरे चैप्टर में हम प्रोटॉन की बात करेंगे ही नहीं, केवल किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन की। तो प्रश्न उठता है हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करेंगे? अब थोड़ा ध्यान समझो, यहाँ पर सबसे मेन बात अब चलने वाली है, ठीक ना? देखो ध्यान, चलो। इलेक्ट्रॉन, 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 हम लोग यहां पर ही पढ़ने वाले हैं कि प्रोटॉन क्यों गति नहीं करता है, प्रोटॉन क्यों मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव क्यों करता है, प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करता है। तो हम वहां पर इलेक्ट्रॉन के मूव करने के 3 कंडीशन जानेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करता है, प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करता है। तो ध्यान समझना अब यहाँ पर, एकदम आराम सुनना चीजों को। चलो, पहला कंडीशन है, यह है, होता क्या है पहला कंडीशन, पहला मैं कंडीशन बताने वाला हूं। आप इलेक्ट्रॉन गति क्यों करता है, इलेक्ट्रॉन ही गति क्यों करता है, हम लोग यहां जानने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन ही गति क्यों करता है, क्यों करता है। पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही बात चलेगा, प्रोटॉन का नामो निशान नहीं होगा। तो आप समझ लेते हैं। मान लो ये सोडियम है, सोडियम क्या है? सोडियम। सोडियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे, कितना जाएगा? 2 8 1 आ जाएगा। कितने कक्षक बनेंगे इसमें? हाँ, तो मान लो नाभिक है, ये नाभिक है, इसमें क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक, मान लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। यह है पहली कक्षक। दूसरी कक्षक, ये क्या है? तीसरी कक्षक। ठीक, ये 3 कक्षक है। थोड़ा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में तो समझो, और अंदर डीपली तक समझो। तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट कितने हैं? 1 है, 1 है। चलो, तो प्रश्न हमारा यह है, न्यूट्रॉन तो उदासीन है, उस पर मान लो उसका कोई नामो निशान नहीं, बेकार है, उदासीन है। ठीक, लेकिन प्रोटॉन धनावेशित है, ये इस पर आवेश है, एक गति क्यों नहीं कर रहा है? प्रोटॉन क्यों नहीं गति करता है? इलेक्ट्रॉन ही गति क्यों करता है? इलेक्ट्रॉनिक गति क्यों करता है, हम यहां सीखने वाले वही चीज। ठीक, समझो ध्यान से। पहला पहला क्या होता है, देखो ध्यान से। पहला, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.672 गुणे 10 घाते -27 किलोग्राम। कितना? 1.672 गुणे 10 कितना? 27 किलोग्राम। आगे, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, किसका? इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां पर देखो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, तुम्हारा मन कहे, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जिसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, वह होता है 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम। कितना होता है? 31 किलोग्राम। अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना करें, क्या करें?
तुलना करें तो होता क्या है, निष्कर्ष क्या निकल के आता है। तो ध्यान से देखो ध्यान, चलो तो निष्कर्ष ये निकलता है जब प्रोटॉन के द्रव्यमान से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का तुलना किया जाएगा। प्रोटॉन के द्रव्यमान बताओ, तो प्रोटॉन द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन द्रव्यमान है 1.672 गुणे 10 घाते माइनस 27 बटे, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग दूंगा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग दूंगा तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कितना है 9.1 गुणे 10 घाते माइनस 31। तो हल करने पे ये क्या आता है, ये आता है 1837 गुना, किससे किससे आता आएगा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। बहुत खतरनाक चीज सीखने वाले हो, बहुत खतरनाक। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हम सोच रहे हैं कि चैप्टर पहले बेस समझो, उसका रटो मत, पहले चैप्टर का बेस समझो। बेस क्या है, चैप्टर तो सब खत्म हो जाएगा आराम से, ऐसे है। मतलब यहां ये निष्कर्ष कर रहा है जो प्रोटॉन का मास होता है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1, 2, 10, 100 गुना नहीं ज्यादा होता है। कितना ज्यादा है, 1837 गुना भारी है। ये बताओ, एक व्यक्ति पतला हो और एक व्यक्ति खूब मोटा हो, कौन दोनों में दौड़ा दिया जाए, कौन तेज दौड़ पाएगा, पतला वाला। तो क्योंकि यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है बहुत मोटा है न जी, उसका भार क्या है, ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन भार क्या है, इलेक्ट्रॉन का भार बहुत कम है। और कम कितना है, प्रोटॉन के भार से 1837 गुना कम है। 1, 2, 10, 100 गुना नहीं, 1837 गुना। यानी अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 ग्राम होगा तो प्रोटॉन द्रव्यमान कितना होगा, 1837 होगा। सोचो, इतना गुना ज्यादा होगा प्रोटॉन द्रव्यमान। अब बताओ, अब नाभिक में प्रोटॉन बैठा है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो क्या एक घूम पाएगा इधर, नहीं घूम पाएगा, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। पहला तरीका हुआ। इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगाता है, प्रोटॉन चक्कर क्यों नहीं लगाता है, पहला कंडीशन में पहला तरीका हुआ। समझा ना, किसी को डाउट, किसी को डाउट नहीं चाहिए। क्योंकि यहां से निष्कर्ष निकला, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना ज्यादा होता है। लिखो, मैं लिख रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान, पहला प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना ज्यादा होता है, 1837 गुना अधिक होता है, अधिक होता है, होता है। ये पहला कंडीशन है। इसलिए प्रोटॉन मूव करने वाला नहीं है, कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये पहला कंडीशन है। तो कंडीशन नंबर 2 क्या है, अब आगे समझो होता क्या है। अगर बात की जाए किसी परमाणु के जो नाभिक की रेडियस होता है, यानी त्रिज्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, किसी परमाणु की जो नाभिक की त्रिज्या होती है वह 1 गुणे 10 घाते माइनस 15 मीटर होती है। कितना होती है, 10 घाते माइनस 15 मीटर होती है। और वहीं हम बात करें परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या भी जान जाओ क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या होती है 1 गुणे 10 घाते माइनस 10 मीटर। कितना होती है, 10 घाते माइनस 10 मीटर। अगर हम इन दोनों में तुलना करें, इन दोनों में तुलना करें तो क्या निष्कर्ष निकल के आता है, ध्यान से चलो। तो जो परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, ठीक, वो कितना है, 1 गुणे 10 घाते माइनस 10 बटे, अगर मैं नाभिक की त्रिज्या तुलना करूं, नाभिक की त्रिज्या तुलना करूं तो क्या आ रहा है, 1 गुणे 10 घाते माइनस 15। इसको हल कर लोगे, यहाँ 15, यहाँ पर कितना है, 10 है, ऊपर जगह 5 आएगा, क्या जाएगा 1 गुणे 10 घाते 5। यानी अगर हम 1 पर कितना जीरो लगा दें, 1, 2, 3, 4, 5, यानी
इसका कहने का मतलब क्या है? 1,00,000 गुना। कंडीशन समझो पहले। क्यों? रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगा रहा है? प्रोटॉन चक्कर क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है परमाणु की तुलना में 1-2 गुना नहीं, 1,00,000 गुना कम होता है। इनसे यानी परमाणु, ये मान लो सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु की जो त्रिज्या होगी, मतलब मान लो इसकी नाभिक से लेकर के यहां तक जो त्रिज्या है उसके हम लोग कहते हैं क्या? परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। किसी परमाणु के नाभिक से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यानी बाहरी कक्षक के बीच की दूरी हम लोग कहते क्या है? परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। यानी परमाणु की त्रिज्या अगर इतना है तो नाभिक की त्रिज्या उस परमाणु की त्रिज्या से 1,00,000 गुना कम होती है। यानी कहने का मतलब यह है किसी परमाणु की जो नाभिक, परमाणु के अंदर जो नाभिक पाया जा रहा है, किसी परमाणु के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, उसकी जो त्रिज्या है वह परमाणु की तुलना में बहुत क्या है? कम है। यानी नाभिक परमाणु की तुलना में बहुत छोटा है, एक मतलब हमारा है। किसी परमाणु को जो नाभिक होता है वह परमाणु तुलना में बहुत ही छोटा होता है। यानी नाभिक बहुत छोटा है, नाभिक की त्रिज्या बहुत कम है, परमाणु त्रिज्या क्या बहुत ही ज्यादा है। ये बताओ किसी छोटे स्थान से, यानी नाभिक 1,00,000 गुना छोटा है किससे? परमाणु से। अब बताओ किसी छोटे स्थान में कोई चीज फंसा हुआ है, उसको निकालना है तो क्या आसानी से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। क्योंकि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है वह बहुत कम स्थान में क्या होता है? बधा होता है, जिसके कारण से वह नाभिक से बाहर नहीं निकल पाता है। जब नाभिक से प्रोटॉन बाहर निकल नहीं पाएगा तो क्या वो राउंडिंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों? ये रीजन है क्योंकि परमाणु की त्रिज्या होती है वह नाभिक की त्रिज्या से 1,00,000 गुना बड़ी होती है। इसका कहने मतलब यह है, हम इसी उल्टा बोल सकते हैं कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वह परमाणु से 1,00,000 गुना छोटी होती है। तो किसी छोटे स्थान में से कोई चीज बैठा हुआ फंसा हुआ है, वहां से किसी चीज को निकालना क्या आसान है? नहीं है। एक तो परमाणु हमको सोडियम, बताओ सोडियम काट दोगे, सोडियम में कोई मान लो धातु है, पदार्थ सोडियम मान लो धातु है ना, धातु है, उससे मान लो सोडियम टुकड़ा काट दिए, लकड़ी काट रहे हो, लकड़ी काटते समय जो छोटे छोटे कण निकलते हैं परमाणु होता है। एक तो परमाणु हमको दिख नहीं रहा है, उसमें भी उसका जो नाभिक है वह कितना गुना परमाणु से है? 1,00,000 गुना छोटा है। उसके अंदर से प्रोटॉन को निकालना क्या आसान है? वो नहीं, मुमकिन नहीं, क्या है? नामुमकिन है। ठीक ना? बादशाह को पकड़ना मुमकिन नहीं, क्या है? नामुमकिन है। तो वही चीज है, यानी किसी परमाणु के नाभिक के अंदर से प्रोटॉन को निकालना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। बात समझ में आया? बात आ रहा समझ में? किसी कोई डाउट? मैं इस चीज लिखने वाला हूं यहां पर। यानी निष्कर्ष क्या निकला इससे? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या में बोल सकता हूं, मैं लिख रहा हूं, ठीक, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, परमाणु की तुलना में, परमाणु त्रिज्या की तुलना में, परमाणु त्रिज्या की तुलना में ठीक 1,00,000 गुना छोटा होता है। 1,00,000 गुना छोटा होता है। छोटा ना, या कम होता है? कम होता, लिख लो सही रहेगा। कम होता है, कम होता है। अब किसी कम एरिया में से किसी चीज को निकालना क्या है? नामुमकिन है। ये बात ध्यान रखना। कंडीशन नंबर 2 हो गया। बताओ दोनों में कोई डाउट नहीं? अब कंडीशन नंबर 3 सीखो, ये और खतरनाक है, ध्यान रखना। चलो कंडीशन नंबर 3 क्या है?
क्यों? हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रोटॉनिक चक्कर क्यों नहीं, प्रोटॉन चक्कर क्यों लगाता है, इलेक्ट्रॉनिक चक्कर क्यों लगाता है, हमें सीख रहे हैं। दो कंडीशन हो गए। कंडीशन नंबर थर्ड यहां सीखते हैं हम लोग। चलो, होता क्या है, अगर हम बात करें इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे यूनिवर्स में 4 प्रकार की प्रकृति में, ये बात ध्यान रखना, तुमसे कोई पूछेगा प्रकृति में कितने प्रकार के मौलिक बल पाए जाते हैं, कुछ हम बताना, 2 4 2 5 कुछ हम बताना। इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में केवल 4 प्रकार के ही मौलिक बल पाए जाते हैं। मौलिक बल कितने प्रकार के? 4 प्रकार। मैं चारों नाम लिख रहा हूं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। तीसरा है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, ठीक। और चौथा क्या है? क्षीण बल। क्षीण बल, ध्यान रखना। पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरे इस प्रकृति में 4 प्रकार करके, 4 प्रकार के पाते हैं मौलिक बल पाए जाते हैं। पहला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। चौथा क्या है? वीक फोर्स। ठीक, ये 4 प्रकार के मौलिक बल पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रकृति में यानी ब्रह्मांड में और कोई प्रकार के बल नहीं पाए जाते हैं। इन्हीं बलों को हम लोग बहुत सारे कैटेगरी में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। बहुत सारे बलों में बांट देते हैं, इन सारे बलों को हम बांट देते हैं। अब यहां प्रश्न उठने वाला है कि ये 4 प्रकार के बल पाए जा रहे हैं। देखा गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर ये वीक फोर्स है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फिर न्यूक्लियर फोर्स है। इनमें जो रेशियो होता है बलों में, वो देखा गया पहला जो होता है वह एक संबंध है, यहां होता है 10 घाते 25, यहां होता है 10 घाते 36, यहां होता है 10 घाते 38, 38, 38, 38, 38। सीखो, पहले रटो मत। फिजिक्स है, जितना डीपली चलोगे उतना ही मजा आएगा फिजिक्स में। एकदम डीपली में चलना चाह रहा हूं, ठीक। तो इन चारों बलों में जब रेशियो निकाला गया, देखा गया पूरे हमारे ब्रह्मांड में, पूरे इस ब्रह्मांड में सबसे जो कमजोर बल होता है वह कौन होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। फिर बिग बल होता है। फिर मैं अगर ऐसे लिखा हूं, अगर पूरा बात की जाए पूरे ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे खतरनाक बल कौन है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। तो प्रश्न उठता है, नाभिकीय बल काम कैसे करता है? न्यूक्लियर फोर्स काम कैसे करता है? नाभिकीय बल काम कैसे करता है? देखा गया, अगर क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक है, नाभिक परमाणु की तुलना में 1,00,000 गुना क्या है? कम है, छोटा है। तो अगर परमाणु की तुलना में नाभिक का आकार 1,00,000 गुना छोटा है, तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, बात को समझना, पकड़ना ध्यान से, मैं कहने क्या वाला हूं। यानी अगर मान लो मैं थोड़ा बड़ा, बड़े से बना दिया नाभिक, अगर नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जा रहा है, क्योंकि नाभिक का जो त्रिज्या है, नाभिक को जो त्रिज्या है वह परमाणु तुलना में क्या है? 1,00,000 गुना कम है। तो अगर त्रिज्या कम है तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जा रहे होंगे वह दूर दूर होंगे, पास पास होंगे? पास पास होंगे ना, सही है। मतलब इसके अंदर जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी है सब इसके अंदर, सब जो है, बताओ वो दूर दूर में पास पास होंगे? बहुत ही पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे। अगर नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत अधिक पास पास होंगे तो होता क्या है? न्यूक्लियर फोर्स कहां काम करता है? न्यूक्लियर फोर्स बहुत दूरी तक नहीं काम करता है। जिस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य सभी पिंडों को अपने का किया हुआ है,
सूर्य सभी पिंडों को अपनी ओर अट्रैक्ट किए खींचा हुआ है, किस बल कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वो दूरी पर है, लेकिन नाभिकीय बल दूरी पर काम नहीं करता है। नाभिकीय बल जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 के बीच में गैपिंग बहुत कम रहेगी, तो उन्हीं के बीच में क्या काम करेगा? नाभिकीय बल। अगर दूरी बढ़ा दोगे तो नाभिकीय बल का कोई अस्तित्व होने वाला नहीं है। यानी नाभिकीय बल कब काम करता है, नाभिकीय बल कहाँ काम करता है, हम यहाँ तीनों सीखेंगे। तो नाभिकीय बल नाभिक के अंदर तीन कंडीशन में काम करता है। तीन कंडीशन में पहला है वह काम करेगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। अगला है वह काम करेगा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। अगला है वह काम करेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। अब प्रश्न ये लॉजिक यहां उठेगा कि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। लेकिन नहीं, यहां नाभिक पूरा बल को क्या करता है? फेल कर जाता है, क्योंकि नाभिक के अंदर जो परमाणु है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनके बीच गैपिंग बहुत कम है। यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स ना काम करके कैसा फोर्स काम करता है? अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ना कि रिपल्सन फोर्स काम करता है। बात ध्यान रखना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स ना काम करके कौन बल काम करता है? आकर्षण बल काम करता है। उसी आकर्षण बल को हम लोग कहते क्या है? नाभिकीय बल कहते हैं। तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनके बीच में गैपिंग बहुत कम होने के कारण उनके बीच में कौन सा बल पाया जाता है? उनके बीच में पाया जाता है नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल पाए जाने के कारण नाभिकीय बल करता क्या है? प्रोटॉन को बांधे हुआ है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को आपस में बांधे हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बांधे हुआ है। अब बताओ, घर में कोई चीज पकड़ा गया है, एकदम बंधा हुआ है, माई बाप से बंधा हुआ है, तो बाहर जा पाएगा? घर से बाहर नहीं जा पाएगा। अगर नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं, तो क्या प्रोटॉन नाभिक से बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। और जब प्रोटॉन नाभिक से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वह क्या जा करके परमाणु कक्षकों में चक्कर लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा, जीवन में कभी नहीं लगा पाएगा। इसीलिए प्रोटॉन फ्री नहीं होता है। फ्री कौन होता है? इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। यह बात समझ में आया? क्यों? नाभिकीय बल अन्य बलों की अपेक्षा क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है, नहीं प्रबल होता है। ये बात ध्यान रखना। मैं लिख रहा हूं यहां पर, नाभिकीय बल अन्य बलों की अपेक्षा, नाभिकीय बल अन्य बलों की अपेक्षा क्या होता है? बहुत प्रबल होता है। बहुत नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा होता है। 100 गुना। मामूली बात है, कोने में खींचे 10 गुना तेज से, वो खींचे 100 गुना तेज से, तो खतरनाक होगा नहीं? खतरनाक होगा। हाँ, ये बड़ा खतरनाक होता है। ठीक, नाभिकीय बल अन्य बलों से क्या होता है? बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रबल होता है। बताओ, यहां तक कि किसी कोई डाउट? बताओ। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाता है? प्रोटॉन क्यों लगाता? हमने कितने कंडीशन बताए? 3 कंडीशन। फिर से एक बार समझ लो। कंडीशन नंबर 1 क्या है? प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना क्या होता है? ज्यादा होता है। क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज्यादा है, उसका मास बहुत ज्यादा है। जब मास ही ज्यादा है तो दौड़ नहीं पाएगा। मैं बोला फील्ड में 2 मिनट दौड़ा दिया जाए, एक मान लो एक पतले आदमी को एक मोटे में दौड़ा दिया जाए, कौन तेज दौड़ेगा? मोटका हाथेगा 5 मिनट में अब पतरका वाला ले धुआं चल रहा है। तो वही चीज इसके साथ है। ठीक, प्रोटॉन क्या है? भैंसासुर है क्या है समझो। हाँ, चलो आगे देखो। हाँ, तो ना ये पतरका है मान लो चलो आगे। परमाणु की त्रिज्या क्या है? परमाणु की त्रिज्या जो होती है वह नाभिक की त्रिज्या की तुलना में 1-2 गुना नहीं, 1,00,000 गुना ज्यादा है। चाहे ऐसे बोल दे कि नाभिक की जो त्रिज्या है वह परमाणु की त्रिज्या की तुलना में 1,00,000 गुना क्या है? कम है।
तो किसी कम एरिया में से, किसी कम स्थान में से किसी को निकालना हो तो निकल जाएगा? आसानी से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। ये बात ध्यान करना। कंडीशन नंबर 2 हुआ। कंडीशन नंबर 3 क्या होता है? क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन पर जो बल काम कर रहा है, कौन बल काम कर रहा है? नाभिकीय बल काम करता है। और नाभिकीय बल पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में पाया जो सबसे क्या होता है? खतरनाक बल होता है। खतरनाक बल होता है, अन्य बलों की तुलना में सबसे खतरनाक बल होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, प्रोटॉन आराम से उसको क्या करता है? देखता रहता है। तुम डांस करो, हम तुमको देख रहे हैं। हाँ, समझ रहे ना? ये कंडीशन होता है इसके साथ। बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट? 1% भी? उतारो आराम से, पूरा चीज उतारो आराम से, आगे चलते हैं हम। ठीक है, ठीक, चलो आगे देखो। आगे है, डाल दो। वैद्युत आवेश के मात्रक, वैद्युत आवेश के मात्रक व विमीय सूत्र, व विमीय सूत्र। ठीक, चलो देखो ध्यान से। वैद्युत आवेश के मात्रक व विमीय सूत्र, ठीक है ना? एकदम विस्तार को समझेंगे। इसके कितने मात्रक होते हैं, कितना इस पर विमा होता है, क्या इसकी रिव्यू होती है, सब जानेंगे यहाँ पर। चलो देखो ध्यान से, चलो बनाते थोड़ा चार्ट। देखो, वैद्युत आवेश का संकेत जानते होंगे सब लोग। मैं लिखा था संकेत यानी रिप्रेजेंटेशन, कैसे इसको संकेत किया जाता है। ठीक, संकेत हम लोग किसे कर सकते हैं? चाहे क्यू से या स्मॉल क्यू से। ठीक, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? आगे अगर हम बात करें, यह कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि, अदिश राशि पहले लिखना मतलब समझो। एक अदिश राशि है, ठीक ना? कैसी राशि है? अदिश राशि। आगे देखो, अगर हम सब बात करें तो Q बराबर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? Q बराबर तुम लोग जानते होगे I इंटू टी होता है। Q बराबर I इंटू टी, या Q बराबर ही यह नहीं होता है। तो इसके आधार पर इसका मतलब क्या निकलेगा? I मीन्स धारा, धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर। ठीक, समय है, टाइम है, टाइम मीन्स क्या होता है? सेकेंड। ठीक, एम्पियर इंटू सेकेंड। और ध्यान रखना, एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम लोग कहते हैं कूलाम। कहते हैं कूलाम, कूलाम, कूलाम। ध्यान रखना चीज, यानी आवेश का मात्रा क्या हो गया? कूलाम। जो ज्यादा यूज होगा, जो ज्यादा यूज होगा, तो आवेश का मात्रा हम लोग कौन सी यूज करेंगे? कूलाम यूज करेंगे। बात समझ में आई? यानी हम कह सकते हैं, ठीक, आवेश का SI मात्रक, ये भी दे रहा हूं मैं यहां पर। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये बात ध्यान रखना। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। SI मीन्स क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, मतलब सभी देशों द्वारा एक मीटिंग की गई। फ्रांस राजधानी कहां पर? जेनेवा में। जेनेवा में की मीटिंग की गई। ठीक, तो वहां पर मीटिंग की गई, तो वहां पर क्या हुआ? मीटिंग में बोला कि भैया अलग अलग देश के लोग अलग अलग पद्धति नहीं अपनाएंगे, एक ही पद्धति से हम लोग अपनाएंगे, जिसे हम लोग कहते क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। ठीक, आगे समझो। अगर हम बात करें आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मात्रक। आवेश का सीजीएस जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। स्टेट, स्टेट कूलाम, ये ध्यान रखना। स्टेट कूलाम, या इसी को हम लोग कहते हैं ESU,
ESU बोलते हैं। आवेश का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में स्टेट कूलाम होता है या ESU होता है। ESU को हम लोग कहते क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। नाम ले लिख रहा हूं यहां पर, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हिंदी में नाम क्या है, स्थिर विद्युत इकाई। स्थिर विद्युत इकाई, ये हिंदी में नाम होगा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्थिर विद्युत इकाई बोलते हैं, ठीक। तो ESU। तो प्रश्न उठता है कि एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक। एक कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम हो गया, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होता है, ध्यान रखना। चाहे हम बोले स्टेट कूलाम, चाहे क्या बोलते हैं, ESU बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना। अगला, आगे हम लोग यहां समझे थोड़ा, आवेश का मतलब हो गया CGS। आगे पूछता है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ठीक। आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरा इसका क्रियाक्रम कर डालेंगे अब इस बारे में पूरा, हाँ, पोस्टमार्टम, कुछ छोड़ो नहीं है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन, हाँ, वैज्ञानिक का नाम भी है, ध्यान रखना, ठीक। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या हो गया, फ्रैंकलिन। आगे आवेश का छोटा तो बड़ा भी आएगा, तो छोटा तो बड़का भी आएगा, हाँ। छोटको क्या पढ़ा, जब बड़को करे तो फिर पढ़ोगा, अब अकेले गए चाहे छोटको चाहे क्या कहो, बड़को कहो, ठीक। तो आवेश का बड़को भी मात्रक होगा, हाँ। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। क्या होता है, फैराडे, पीछे बैठो, फैराडे होता है, ठीक। अब प्रश्न उठता है, एक फैराडे में कितना कूलाम से बड़ा हुए ना, हाँ, यहां पर होता है एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। कितना, 96,500 कूलाम। एक फैराडे में कितना कूलाम होता है, 96,500 कूलाम। बताओ तो कौन मात्रक सबसे अधिक यूज हो रहा है, कौन सा, कूलाम। आगे आवेश के अन्य मात्रक हम लोग सीखते थोड़ा बहुत, वो नहीं होता है, बताएंगे, वो नहीं होता है। आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक। तो आवेश का अन्य मात्रक कितना क्या होता है, ये थोड़ा समझो यहां पर, क्यों ध्यान से। आवेश का अन्य में जो मात्रक होता है उसमें नाम आता है एब कूलाम। क्या होता है, एब कूलाम, एब कूलाम, ये ध्यान रखना। इसी को हम लोग कहते हैं EMU। क्या बोलते हैं, वो क्या था, ESU, ये क्या है, EMU। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलोगे, विद्युत चुंबकीय इकाई, विद्युत चुंबकीय इकाई, विद्युत चुंबकीय इकाई बोलते हैं हिंदी में। बात समझ में आई। तो अन्य मात्रक, अन्य मात्रक कौन आएगा, एब कूलाम या EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी विद्युत चुंबकीय इकाई। तो इससे कुछ होगा, मैं लिख रहा हूं उसको, तो एक कूलाम बराबर, एक कूलाम बराबर लिख लो, एक कूलाम बराबर
1/10 एब कूलाम कितना होता है? 1/10 एब कूलाम। तो मैं क्या बोल सकता बताओ, मैं क्या बोल सकता हूं कि एक कूलाम में कितने कूलाम? 1/10 एब कूलाम, या क्या बोल दूं मैं? EM U। अच्छा, इन दोनों को मिला के लिखो, इसको इसको मिला के लिखो तो क्या बनेगा बताओ, क्या बन जाएगा? यानी यहां से निष्कर्ष निकल जाएगा कि एक कूलाम बराबर क्या निष्कर्ष निकला बोलो? 3 × 10⁻⁹ क्या? स्टेट कूलाम चाहे बोलूं, स्टेट कूलाम हम लोग कहते क्या है, क्या बोलते हैं? ESU। चाहे 1/10 क्या बोल दूं? एब कूलाम। और एब कूलाम हम लोग कहते क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं EMU। EMU। बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक किसी को 1% भी डाउट है? नहीं। आगे लास्ट में बीमा, आवेश की बीमा, आवेश की बीमा, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? I × T। I मीन्स एम्पियर, साइंटिस्ट थे। T मतलब टाइम, तो क्या हो गया? आवेश की बीमा क्या आ गई? A × T आ गई, AT आ गई। बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट? 1% भी किसी कोई डाउट? कुछ भी किसी को डाउट? किसी को डाउट कुछ भी नहीं? हाँ, सीजीएस भी छोटा मात्रक होता है। वो देश की नहीं, सब मान्यता होती है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के 4 सिस्टम होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला क्या होता है? पहला होता है MKS, दूसरा क्या होता है? CGS, तीसरा क्या होता है? FPS, और चौथा क्या होता है? SI पद्धति। ध्यान करना, मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, MKS, CGS, FPS, और अगला क्या होता है? फिर SI लाया गया। ठीक है, ध्यान रखना। उतारो पूरा, फटाक से।